नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं खालसा एक्सप्रेस न्यूज से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, कहते हैं रखते हैं औरों के लिए जो प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। और सही भी है, जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो तो भगवान हमारे लिए भी कहीं ना कहीं अच्छा सोच रहा होता है। हमारी परेशानियों को भी कहीं ना कहीं वो कम कर देता है। दर्शकों, जिस तरह से ये कहेंगे कि एक मुहिम चलाई थी जो कि प्राइवेट स्कूल की मनमानी के खिलाफ, उनकी धांधली के खिलाफ, पेरेंट्स स्कूल एसोसिएशन के प्रधान अमित जी ने। और जिस तरह से हम बताना चाहेंगे, कुछ दिन पहले यानी इन पर एक हमला भी हुआ था। जिलते चलते ये बेड रेस्ट पर थे, पर हमने सोचा शायद बात जब इनसे हुई, हमने कहा इनसे बात करेंगे, इनका इंटरव्यू भी करेंगे, क्या इनकी जो मुहिम है वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में पड़ गई। पर जब हम यहाँ पहुंचे तो हमने देखा कि जो एज पर डॉक्टर की जो रिपोर्ट्स हैं, हम बताना चाहेंगे आपको, उसके मुताबिक इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। इनकी कोई वेन यानी प्रेस हो चुकी है, जिसके चलते इनको कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए कहा गया। और ये हमारे पास रिपोर्ट्स भी हैं। ये है जो कि डॉक्टर दुष्यंत थमन की तरफ से भी इनका इलाज चल रहा है। और साथ ही दूसरी जो है, ये है डॉक्टर केदारनाथ महराज, डॉक्टर नेहा। ये हम बताना चाहेंगे, ये इनका इलाज चल रहा है और इनको कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए बताया गया है। तो हमने सोचा शायद अमित जी कहीं ना कहीं बौखला गए हैं, डर कर ये घर पर बैठ गए। इस मुहिम से कहीं ना कहीं इन्होंने रिश्ता तोड़ दिया है। पर जब हम यहाँ पे आए तो हम ये कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे अपनी जनता को कि ये इनकी रिपोर्ट्स हैं और कहीं ना कहीं हौसले आज भी बुलंद हैं। जो कि प्राइवेट स्कूल्स माफिया के खिलाफ इन्होंने आवाज़ जो बुलंद की है, आज भी उसी आवाज़ के साथ ये हमारे साथ अपनी जनता के रूबरू होंगे। चलिए जानते हैं क्या कहना है। और जिस तरह से स्कूल्स भी खुल चुके हैं, बच्चे जा भी रहे हैं, कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी परेशान। और कहेंगे कोरोना महामारी की जो आपदा है अभी भी हमारे सर से नहीं टली है, क्योंकि जब तक ये वैक्सीनेशन का जो पूरा ट्रीटमेंट नहीं हो जाता, हर एक देशवासी, हर एक जम्मू कश्मीर की जनता, बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग, जब तक वो वैक्सीनेशन की डोज नहीं ले लेते तो हम खुद को सुरक्षित नहीं मान सकते। चलिए अमित जी का बात करते हैं। अमित जी, आपका हमारे खालसा एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू। अमित जी, किस तरह की, हम सबसे पहले पूछेंगे आपकी हालत जो हमने बताया अभी, आप कंप्लीट बेड रेस्ट में, क्या बताया डॉक्टर ने? एक्चुअली मैम, डॉक्टर, ये मेरी जो लेफ्ट L5 कोई L4 की वेन्स होती है जो पीछे डिस्क की, तो वो लेफ्ट लेग की मेरी प्रेस हो चुकी है। ये किस तरह से, ये उसी दिन की हादसा जब आपको आप पर जो, देखिए, जो डॉक्टर्स का कहना है कि ये जो वेन होती है ये किसी टेंशन के कारण, प्रेशर के कारण, डिप्रेशन के कारण या कोई चीज़ झटका लगने के कारण उस तरह हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं, जब एक 3-3 गोलियों के, मतलब कि जो मेरे सामने जो हुआ मेरे साथ, मैं अकेला था उस टाइम, तो वो आप सब जानते ही हैं। तो उस टाइम मैं काफ़ी प्रेशर में आ चुका था। तो प्रेशर आने की वजह से हुआ या किस वजह से हुआ, जो डॉक्टर्स ने मेरे को बोला, तो उसकी वजह से मेरा, पहले मैं जम्मू में दिखाया, MRI वगैरह करवाए, टेस्ट वगैरह सारे करवाए। फिर मैंने अमृतसर में भी दिखाया। अमृतसर में भी डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये वेन्स का मसला है, आप टेंशन नहीं लो, घबराओ नहीं, लेकिन रेस्ट करनी पड़ेगी और दवाई खानी पड़ेगी, आप ठीक हो जाओगे। तो बात ये है कि मुझे परेशानी ये हो गई है कि मैं 1 मिनट भी घर में बैठ नहीं सकता, क्योंकि आपको तो पता ही है मेरा काम जो है, तो मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं 1 मिनट भी घर में नहीं बैठ सकता। और उसकी वजह से मेरे को ये परेशानी हो गई है कि आज 18 दिन हो गए हैं मेरे को घर में। कभी, मतलब कि अगर मैंने अमृतसर दिखाने जाना होता है तो मैं डबल डोज पेन किलर खा के जाता हूँ, तो फिर वहाँ पहुँचता हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि पेन किलर मैं कितनी देर ही खाऊंगा। फिर मैंने वहाँ पे अमृतसर में ही डॉक्टर नेहा नाम करके है, मैंने उनको फिर दिखाया। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि अमित जी, आप सिर्फ 2 महीने वेट कर लो, आप फिजियोथेरेपी कराओ। उन्होंने ऐसे 3 महीने बोला, लेकिन उन्होंने कहा 2 महीने आप फिजियोथेरेपी कराओ और 1 घंटा लेटना है, आधा घंटा बैठना है, 10 मिनट आपने चलना है, उस हिसाब से आप करो। नहीं तो अगर आप लेफ्ट लेग पे अपना वेट डालोगे, उससे आपको क्या होगा कि आपके टिश्यूज़ जो हैं वो बैक के, वो फटना स्टार्ट हो जाएंगे। जब टिश्यूज़ आपके फटेंगे, पानी होता होगा कुछ, अब ये डॉक्टरों को ही पता है, तो वो टिश्यूज़ जो फटेंगे, उससे क्या होगा कि आपकी जो डिस्क की प्रॉब्लम परमानेंट हो जाएगी, फिर आपको मुश्किल
आ जाएगी और परमानेंट प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसकी वजह से मुझे बेड रेस्ट बताई है और दवाइयाँ वगैरह चल रही तभी है। हम अमित जी देख रहे थे कि सोशल मीडिया पे आप काफी एक्टिव रहते थे, अपनी वीडियो शेयर करते थे, मुद्दों की अपनी जनता, खासकर जो पेरेंट्स इस समय कोरोना महामारी में जूझ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि जिन लोगों ने आप पर हमला किया था, कि अभी तक तहकीकात में पता चला कि वो लोग कौन थे जिन्होंने आप पर हमला किया था? देखिए, अभी जो मैंने अगर किसी से पूछवाया है, कोई जो मेरे वेल विशर हैं, उन्होंने फ़ोन करके अगर पूछा है तो पुलिस यही कहती है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और एफआईआर हमने लगा दी है 307 3 बटा पता नहीं जो भी 25 जो भी होता है, आर्म एक्ट वगैरह जो भी होता है, तो वो हमने लगा दी है, तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो बाकी मैं आपके चैनल के माध्यम से डीजीपी साहब से भी अपील करना चाहता हूँ कि डीजीपी साहब इस चीज़ को थोड़ा सा अगर आप संज्ञान पर्सनली लेंगे तो मेरे हिसाब से वो मुजरिम जो है वो दूर नहीं है। क्योंकि देखिए, सीधा सीधा सिंपल सा है, मैंने ऑलरेडी अपने इंटरव्यू में पहले भी बताया, मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने अपना डाउट सारा क्लियर किया हुआ है कि मेरा डाउट किस पे है। देखिए, और मेरा डाउट मेरा छोड़ो, अगर आप किसी बच्चे से भी पूछोगे कि भाई मेरा डाउट मेरे पे हमला कौन कर सकता है, कौन करवा सकता है, तो बच्चा भी आपको बता देगा कि दो ही लोग हैं, या माफिया तो या फिर दूसरा एक डिपार्टमेंट का ही आदमी है, तो और तो कोई तीसरा हो नहीं सकता। तो इसलिए, क्योंकि ये सब मिलकर गेम हुई थी उस टाइम, उस आदमी ने मेरे को जो डिफेम किया था, ऊपर तक पूरा डिफेम करने की कोशिश की थी स्टार्टिंग से, जब मेरे ऊपर इंडिविजुअल एफआईआर ही नहीं है। आज तक भी मैं दावे से क्या, मैं रिटर्न लिख के दे सकता हूँ, मेरे पास पीएचक्यू जम्मू का और पीएचक्यू कश्मीर का, पीएचक्यू मतलब कि जितने भी हैं ना हमारे, मैंने सबसे मंगवाई हुई है। आरटीआई के थ्रू जवाब मंगाया था कि अमित कपूर के ऊपर बताओ कुछ है, तो उन्होंने सबने दिया था। पुलवामा सैनिक जब शहीद हुए थे, मैंने आपको पहले भी बताया, वो मैं आज भी गर्व से कहता हूँ कि हम देशभक्त, मैं ही नहीं, हजारों लड़के ऐसे हैं जिसपे उस टाइम इंडिविजुअल एफआईआर मेरे पे कोई नहीं। उस टाइम पुलवामा सैनिक जब शहीद हुआ, जब पाकिस्तान के नारे लगे थे, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और हमने सिर्फ ये कहा था कि जिन लोगों ने, जिन मिलिटेंटों ने मारा है उनको पकड़ा जाए, तो उसके लिए हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, और प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है। तो बस उसी को लेकर वो अगर एफआईआर, अगर आप इंडिविजुअल, वो भी मेरे पे नहीं, वो हजारों लड़कों पे जम्मू कश्मीर पे है, तो अगर उसको आप भूल जाएं तो, और मेरे ऊपर इंडिविजुअल कोई एफआईआर ही नहीं निकली, तो उसके बावजूद भी मुझे ऐसे डिफेम कर दिया गया उस ऑफिसर के थ्रू, नरेश शर्मा के थ्रू। तो नरेश शर्मा पे डाउट जाता है मेरे को कि नरेश शर्मा ही वो शख्स है जिसने मुझे बोला था कि स्कूल के मसले से पीछे हो जा, क्योंकि पर वो तो अब यहाँ से ट्रांसफर हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वापस चले गए। शायद आपको पता ही है कि वो भी मेरी वजह से ही हुआ था, क्योंकि मैंने एक जो बच्चा सुसाइड कर गया था, वो आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों को पता चला था, क्योंकि उसके लिए भी मैंने आरटीआई लगाई थी कि जज साहब ने जो ऑर्डर किया वो ऑर्डर की कॉपी दी जाए, बट ऑर्डर की कॉपी तक नहीं मिली हमें। तो कहने का मतलब है उस चीज को भी कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की गई, और मैंने ये भी लगाई थी कि इंक्वायरी कहाँ तक पहुंची, और मुझे जवाब भी आया था कि इंक्वायरी चल रही है उस चीज की। तो कहने का मतलब है कि मेरा डाउट, बड़े सारे ऐसे केसेस हैं जब कोई आवाज उठाता है जनता में से ही, इस तरह के उन पे हमले हुए थे, पर इंक्वायरी ही बनकर रह जाती है, तथ्य सामने नहीं आता कि आखिर कौन था इनके पीछे। क्या कहेंगे ये? देखिए, दूसरा आपको पता है माफिया, आपको याद होगा कि डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू के बाहर जब सारी दुनिया को पता था कि हमारा प्रोटेस्ट था, ठीक है, डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू के ऑफिस के बाहर जब हमारा प्रोटेस्ट था, तो वहां पे कुछ स्कूल वाले, मैं सबका नाम नहीं ले रहा, कुछ स्कूल वालों ने, वहां पे एक सरदार जी था, उसने मेरे पे अटैक करने की, सबके सामने मीडिया भी थी, वीडियो भी बनी है, और एसएचओ चंचल सिंह साहब ने उनको काफी मारा था उस टाइम, कि उन्होंने, क्योंकि उनको पता था हमारा तो प्रोटेस्ट था, तो वो वहां पे क्या करने आए थे, वो हम पे हमला करने आए थे। तो डाउट तो इन लोगों पे ही जाता है मेरा। तो बाकी क्या उसके बाद जब ये हादसा हुआ, अब तो आप ऑन बेड रेस्ट पे हैं, हम यही दुआ करते हैं अपने चैनल के माध्यम से जल्द ठीक हो। जब आपको आप पर ही हमला, उसके बाद क्या आपका जो एक मिशन था, जो आप एक मुहिम लेकर चले हैं कि जो इस तरह के जो प्राइवेट स्कूल की जो मनमानी है नहीं चलने दें, क्या उस हौसले में थोड़ी सी कमी आई या गिरावट आई, या आज भी हौसले वैसे ही बुलंद हैं? सिर्फ थोड़ी सी मेरी हेल्थ इस टाइम मेरे को इजाजत नहीं दे रही। आप देख रहे हैं मैं आप बात कर रहा हूँ तो मेरे को पसीना आ रहा है, मेरा एक्चुअली वीपी हाई हो जा रहा है। तो क्या होता है कि बाकी ये नहीं है, बाकी ये कोई ये ना सोचे कि मैं पीछे हट गया हूँ या मैं पीछे हट जाऊंगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो मुहिम है ये तब खत्म होगी जब एजुकेशन का सुधार होगा, जब एजुकेशन माफिया कंट्रोल में आएंगे गवर्नमेंट के, तब ये
मिशन जो है तब जाके ये ख़त्म होगा। आज बच्चे को पता है कि जो भी कोई ऑर्डर आता है मैं उसको अवेयर कर देता हूँ कि भाई ये ऑर्डर आया है। मेरा काम है अवेयर करना लोगों को कि ये ऑर्डर है। अब इनको ये तकलीफ़ है, डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट और स्कूल माफिया को ये तकलीफ़ है कि ये बंदा कहाँ से उठ के आ गया, जब हम 70 सालों से स्कूल चला रहे हैं, जब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई आज तक, तो ये बंदा कहाँ से, हमें तो लोगों को ये भी नहीं पता चलता था कि ऑर्डर क्या है। तो अब इनको हर एक पेरेंट्स को पता चलता है ऑर्डर क्या है। जब पेरेंट्स जाके स्कूल में पूछता है तो ये झूठ करके पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाते हैं, लेकिन कितनी देर ही बेवकूफ़ बना पाएंगे। तो इसीलिए इसी वजह से आप देखिए, आपको याद होगा, देखिए लास्ट टाइम मैंने डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू की बाइट सुनी। डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू की बाइट थी, कोई फंक्शन था, लेकिन डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू ने स्पेशल कुछ चैनलों में इंटरव्यू दिया, बाइट दी। उसने कहा कि ट्यूशन फीस, तो आपको याद होगा एक न्यूज़ चैनल वाले, मीडिया चैनल वाले ने मैडम को पूछा था कि मैडम व्हाट इज़ ट्यूशन फीस, तो मैडम ने कहा था कि ये जो है ये मैंडेटरी ट्यूशन फीस मैं नहीं रखती, ये मैंडेटरी जो है अकाउंटेबल नहीं है, वो अकाउंटेबल नहीं है, तो हाँ, तो वो जो है वो JKFFC रखती है। तो आज मैं पूछना चाहता हूँ कि आज मैडम को क्या इतनी मजबूरी पड़ गई कि मीडिया को बाइट में बोल रही है कि ट्यूशन फीस तो देनी है, सबने क्लियर कट ऑर्डर है, ये है वो है। तो आज मैडम को क्या मजबूरी है, कितना मतलब कि मैडम को क्या दबाव था कि मीडिया में ये बात बोलने की। अब वो स्कूल वाले क्या कर रहे हैं, वही बाइट को एक शिकंजा बनाकर सब लोगों को भेज रहे हैं, सब पेरेंट्स को भेज रहे हैं और बेवकूफ बनाया जा रहा है। जिस तरह से सेशन खत्म होने वाला, 1 महीने रह गया सेशन खत्म होने का, तो स्कूल खुल चुके हैं। देखिए ये तो बिल्कुल निराधार, और ये तो अंधे को भी दिख रहा है कि सरकार ने पैसा लेके स्कूल खुलवाए हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए कि मुंबई में सैटरडे संडे मंडे के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया, क्लस्टर यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं, और हमारे जो कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं, यूथ है, वो रोडों पे है कि ऑनलाइन पेपर हो। और हमारे यहाँ पे इतने लालची, और देखिए सबसे बड़ा जो संगठन है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन है, और सबसे नंबर 1 स्कूल है जहाँ पे एक पैसे की भी कोई लूट नहीं, वहाँ पे NCERT की बुक्स लगती हैं, कोई लूट नहीं, और वहाँ के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, जज, बोले क्या क्या नहीं बनते। बड़े बड़े उनका जो कंट्रीब्यूशन है उन बच्चों का, बड़े बड़े कंपटीशन जो है वो बड़े बड़े दिल्ली वगैरह, बॉम्बे वगैरह में जाके करते हैं। वहाँ पे देखिए उन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया, कोई 8th क्लास तक के बच्चों को कोई स्कूल में नहीं बुलाया, और साफ साफ बोल दिया कि 10th 12th को छोड़कर सबके बच्चों के 8th तक जो बच्चों के पेपर हैं वो ऑनलाइन ही होंगे, क्योंकि मेरे बच्चे खुद के केवी स्कूल में पढ़ते हैं। तो आप खुद सोचिए, सोचने वाली बात है कि क्या लालच था इन प्राइवेट स्कूल वालों को, क्या लालच था इतनी गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर जो निकाला, और ये ऑर्डर जो इन्होंने निकाला कि स्कूल खोल दिए जाएं, और बच्चों के ऑफलाइन पेपर का मतलब क्या है। स्कूल वाले इस चीज का इंतजार भी नहीं कर रहे कि ऑफलाइन पेपर का भी ऑर्डर नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल वाले बच्चों को, पेरेंट्स को ब्लैकमेलिंग करके बच्चों से पेपर ले रहे हैं। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि आप लोग बेवकूफ मत बनिए। मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ, एक स्कूल है योधामल स्कूल, वहाँ पे इन्होंने क्या किया, 8 तारीख को जब स्कूल खुलने थे, इन्होंने अपनी बसेस दोहरा दी सारी जगह। लेकिन मैं पेरेंट्स का शुक्रगुजार करना चाहता हूं, क्योंकि सभी पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, उन्होंने क्या किया, अपने बच्चे स्कूल नहीं भेजे, क्योंकि छोटे छोटे मासूम बच्चों का रिस्क लेगा कौन। सबको कंसेंट मांगी जा रही कि बच्चों का जो रिस्क है वो पेरेंट्स के ऊपर है। तो जब पेरेंट्स ऐसा रिस्क क्यों लेंगे, तो उसकी वजह से क्या हुआ, कोई बच्चा स्कूल नहीं किया, लास्ट में उनको बसेस बंद करनी पड़ी और बच्चों को ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट करनी पड़ी। तो योधामल स्कूल ने बच्चों की ऑनलाइन स्टडी भी स्टार्ट कर दी और ऑफलाइन भी। लेकिन अफसोस इस बात का है, सिर्फ 3 बच्चे 7th क्लास के 3 बच्चे जो हैं वो आज भी स्कूल जा रहे हैं। उनकी वजह से वहां के टीचर्स को भी, 7th क्लास के जो टीचर्स हैं उनको उसके ऊपर जो स्कूल में आना पड़ रहा है। तो टीचर्स को भी बेचारों को रिस्क है, टीचर्स भी तो इंसान हैं, टीचर्स भी किसी माँ बाप हैं। और उन बच्चों के माँ बाप को भी मैं कहना चाहता हूँ, क्या आपके बच्चे वो अपने नहीं हैं?
तो इसलिए छोटे स्कूल वालों को भी मैं कहना चाहता हूँ, छोटे स्कूल वालों के पेरेंट्स को, कि जब बड़े स्कूल के पेरेंट्स जो हैं वो अपने छोटे बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे 8th तक, तो आप लोग क्यों बेवकूफ बने हो जो छोटे स्कूल के बच्चे। अमित जी, पेरेंट्स भी दबाव में आ जाते हैं, पेरेंट्स को भी डर होता है कि कल को हमारे बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, उनकी स्टडी में कोई इस तरह बाधा ना आए, तो ये भी एक रीजन है। हम देख रहे हैं आपकी शायद तबीयत ठीक नहीं है अमित जी, आप स्वेटिंग आपको हो रही है, पर फिर भी आप बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे रोक भी सकते हैं इंटरव्यू। एक्चुअली देखिए, पेरेंट्स क्या करे, पेरेंट्स को एक उम्मीद थी मेरे पे, पेरेंट्स को एक बड़ा भरोसा था मेरे पे, और पेरेंट्स बेचारा डरता था बाहर आने से, और अब पेरेंट्स बाहर आने को तैयार हो गया था, एग्री हो गया था, हर चीज़ के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गया था। 1 तारीख को सारी दुनिया बाहर आने को तैयार हो गई थी, और मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज लोग निकालने जा रहा था। जैसे बड़ी ब्राह्मणा से 3-4 मेटाडोरें हमने ऐसे रूटीन में रोज के प्रोटेस्ट रखने थे, ताकि सरकार को पता चले कि सिर्फ अमित कपूर को प्रॉब्लम नहीं है, हर पेरेंट्स को प्रॉब्लम है इन लोगों की जबरन फीसों से, इन लोगों की जबरन। देखिए, मैं आपको अभी भी बता देता हूं, जो ये फीसें ले रहे हैं, मैडम ने अभी तक लोगों को ये नहीं बताया कि व्हाट इज ट्यूशन फीस। तो मैं पेरेंट्स को कहना चाहता हूं, जब आपके स्कूल वाले आपसे पूरी मंथली फीस मांगेंगे तो उनको साफ साफ 28/1/2019 का ऑर्डर बता दीजिएगा ना। ये स्कूल वाले एडमिशन फीस ले सकते हैं, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि ट्यूशन फीस के कंपोनेंट्स क्या हैं। जी बिल्कुल। जब ये बोलेंगे ट्यूशन फीस दो, तो ट्यूशन फीस जब आपसे पूरी मंथली फीस मांगेंगे, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि ट्यूशन फीस के कंपोनेंट्स क्या हैं। तो आपने जब सिर्फ टीचर की ऑनलाइन स्टडी यूज की है, जबकि खर्चा आपने खुद किया है, मोबाइल का, ऑनलाइन स्टडी का, सब हर चीज़ों का, तो फिर आप लोगों ने पूरी मंथली फीस क्यों देनी है? क्यों उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल देने हैं घर बैठ के? क्यों उनके वाटर सप्लाई बिल देने हैं? और कुछ स्कूल वाले बेवकूफ़ बना रहे हैं पेरेंट्स को कि एनुअल चार्जेस भी दिया जाए, क्योंकि डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू ने बेवकूफ़ बनाया है पेरेंट्स को, क्योंकि डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू को ये नहीं पता कि सभी पेरेंट जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू को वैसे तो वो कहती है कि मैं इस चीज़ के लिए अकाउंटेबल नहीं हूँ, तो अब ये इन्होंने बाइट भी दे दी। तो उस टाइम मैडम को ये समझाना चाहिए था कि प्रो राटा बेसिस होता क्या है। तो वो प्रो राटा बेसिस ये होता है कि अगर आपका 6,000 रुपया, अगर आपका बच्चा 6 स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया है इस महीने से, जैसे 8 तारीख से स्कूल खोला, अगर इस महीने से जाना स्टार्ट कर दिया, अगर 6,000 रुपया आपका साल का एनुअल चार्जेस है, तो एक महीने का सिर्फ 500 रुपया ही बना। तो ये लोग एनुअल चार्जेस के नाम से भी लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और पूरा फीस ले रहे हैं। वहीं पे मुझे एक बात याद आई थी, मुझे भूल गई एक्चुअली, मेरी ना थोड़ी वीकनेस के कारण। बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको। मुझे जी हाँ, तो अच्छा, एक बच्चों, हाँ, दूसरा ये बच्चों को क्या कर रहे हैं, एडमिशन फीस है ही नहीं। और मुझे ये समझ नहीं आती कि मैडम के मुंह से आज तक ये क्यों नहीं निकला कि मैडम ने एक मुंह से बात निकाली थी अपने कि ऑनलाइन स्टडी जिन लोगों ने नहीं की है या जिन स्कूल वालों ने नहीं दी है, उनकी फीस लेना नहीं बनती। तो मैं पूछना चाहता हूं कि मैं आपको एक रिकॉर्डिंग भी सुना सकता हूं, मेरा मोबाइल यहाँ पड़ा है। एक मैडम ने कहा, हमारे जो वेबसाइट्स हैं, हमारे मोबाइल्स की जो ऐप्स हैं वो खुली हुई हैं, जब मर्जी आप कॉल करके शिकायतें कीजिए। तो एक पेरेंट्स ने जब कंप्लेन करी, तो मैडम का उस जो कंप्लेन जो ले रहे थे, अटेंड कर रहे थे फ़ोन, उन्होंने कहा कि हम देखो आपको फीस, तो उन्होंने कहा कि हमें 6 महीने हो गए मेरे बच्चे को ऑनलाइन स्टडी से बाहर निकाले, तो अब 6 महीने की फीस मैं क्यों दूंगी? सिंपल सी बात है। तो वो कहती नहीं, आपको तो क्लासेस तो चलाना पड़ेगा ना, तो फीस तो देनी पड़ेगी ना। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरफ आपकी मैडम कहती है जो ऑनलाइन स्टडी जिन्होंने नहीं की या बच्चों को जिन्होंने निकाल दिया है, जिन्होंने स्कूल ने प्रोवाइड नहीं की, तो उनकी फीस नहीं बनती। तो किस बेस पे पेरेंट्स को बेवकूफ बनाया जा रहा है? क्या लोगों को ये सिर्फ और सिर्फ सीनियर ऑफिसरों की चापलूसियां करके उनसे मोमेंटो ले लिए जाते हैं? मुझे ये समझ नहीं आती कि यही करप्ट ऑफिसर जितने हैं, ये सीनियर जितने भी इनके आते हैं। आपको याद होगा कि मैं जब असगर समून साहब ने कुछ ऑर्डर्स निकाले थे, तो मैं काफ़ी चीज़ें बोला था उनके खिलाफ। सिंपल सी बात है, जो गलत करेगा मैं बोलूँगा। लेकिन जब उन्होंने कोई अच्छा काम करने की कोशिश की, उनको हटा दिया गया वहाँ से। क्यों हटाया गया? क्योंकि असगर समून साहब ने ट्वीट कर दिया था और ऑर्डर निकालने की बात कही थी कि ट्यूशन फीस के लिए 3 हाई कोर्टों का ऑर्डर है कि फीस रिड्यूस कर दी जाए। तो जब फीस रिड्यूस का ऑर्डर है, तो फिर क्यों नहीं रिड्यूस हुई? जब असगर समून साहब ने इसलिए ट्वीट किया कि फीस रिड्यूस की जाए, तो फिर क्यों नहीं ऑर्डर निकाला गया?
फिर क्यों नहीं, मुझे ये समझ नहीं आती अभी तक ऑर्डर फीस रिड्यूस का क्यों नहीं निकला। तो मैं पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ कि आप लोग घबराइए मत, जागिए, थोड़ा सा नींद से जागिए, लड़ना सीखिए, इन लोगों से बाहर निकलना सीखिए, यूनाइट होना सीखिए, क्योंकि ट्यूशन फीस पूरी मंथली फीस नहीं होती। कोई तानाशाही नहीं है कि हम घर बैठकर इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर सप्लाई बिल, हम सिर्फ टीचर्स की सैलरी देंगे, लेकिन वो सैलरी जितनी उनकी बनती है हम उतना ही % फीस देंगे, हम क्यों पूरी फीस दें। इसलिए समझदार बनिए। मेरा काम आपको अवेयर करना है। आप समझ सकते हैं इस टाइम मेरी हेल्थ कंडीशन ऐसी नहीं कि मैं आप लोगों के साथ रोडों पे लड़ सकूं। तो बाकी ये फाइट खत्म नहीं होगी, ये ट्रस्ट रखिए कि ये फाइट खत्म होने वाली नहीं जब तक आप लोगों को कुछ ना कुछ कोई फायदा नहीं पहुंचता इन स्कूल वालों की तरफ से। धन्यवाद अमित कपूर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, ये थे हमारे साथ पेरेंट एसोसिएशन के प्रधान अमित कपूर और साथ साथ डोगरा संगठन के प्रधान भी। जिस तरह से आप देख रहे हैं, फिर भी इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी और कहीं ना कहीं सीधा निशाना साधा है जो एजुकेशन डायरेक्टर अनुराधा जी पर, कि वो किस तरह से लोगों को बहका रही हैं, पेरेंट्स को बेवकूफ़ बना रही हैं। एक तरफ से स्टेटमेंट उनकी कुछ होती है और दूसरी तरफ से स्टेटमेंट कुछ होती है। जब उनका ये कहना है चैनल के कुछ माध्यम से कि मैं अकाउंटेबल नहीं हूँ कि ये बताने के लिए कि ट्यूशन फी के लिए, तो फिर दूसरी तरफ से कहेंगे ट्यूशन फी लगेगी। और साथ ही साथ इनका ये कहना कि ये मुहिम ना ही ठंडी पड़ी है ना ये रुकी है। जो प्राइवेट स्कूल माफिया के खिलाफ इन्होंने एक मुहिम शुरू की और जिससे चलते आम जनता को, आम पेरेंट्स को राहत दिलवाने का इन्होंने एक बेड़ा उठाया है, ये उस बेड़े को लेकर आगे चलेंगे। और कहीं ना कहीं इन्होंने अपने पेरेंट्स से भी, जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे भी ये अनुरोध किया है कि कुछ कारणों यानी कि हेल्थ कारण वजह से ये बाहर नहीं चल सकते, पर अपनी आवाज़ लगातार सामने लाते रहेंगे और पेरेंट्स का सहयोग इनको चाहिए कि बाहर निकलिए अपने हक की लड़ाई के लिए। आपको भी घर से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी इन जो स्कूल माफियों ने एक नेक्सस बनाया है इन पर आपकी पकड़ भारी होगी। तो कहीं ना कहीं आम पेरेंट्स को भी इसकी राहत मिलेगी। चलिए, अपने चैनल के माध्यम से हम भी यही दुआ करते हैं कि अमित कपूर जी जल्द से जल्द ठीक हो जाए, तो फिर से हम इनका इंटरव्यू करेंगे। क्योंकि जिस तरह से आपने देखा, ये बिल्कुल इनको स्वेटिंग हो रही थी और सामने यहाँ लाइव है इस समय देख रहे हैं कि किस तरह से हौसले तो इनके बुलंद है, पर सेहत का भी सही होना बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को, किसी लड़ाई को लड़ने के लिए, किसी मुहिम को आगे लाने के लिए। तो फिर से कहेंगे जल्द से जल्द अमित जी आप ठीक हो जाइए। तो जनता की आवाज़ जिस तरह पहले भी आप आगे लाते रहे हैं, तो अभी भी लाते रहिए। तो दर्शकों, इस तरह के अपडेट लेकर हम अपनी जनता तक आते रहेंगे, रूबरू होते रहेंगे, जुड़े रहिए। वैसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए जय हिंद, जय भारत।